हाय, वेलकम टू वन मोर वीडियो। आज मैं इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप डीवी में जा रहे हैं तो उसके लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किसी जॉब के लिए, तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको एटलीस्ट लेके जाना है। तो ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए मैं सीधा डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट की तरफ बढ़ूँगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो आपको नहीं मिस करने हैं। और हर डॉक्यूमेंट सबके लिए नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक हो सकते हैं, वो सबको नहीं ले जाने हैं। मैं उस बारे में डिस्कस कर लूँगा। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपकी लिस्ट स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप देख सकते हो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको याद रहे ओरिजिनल भी लेके जाना है, 2 फोटोकॉपी भी लेके जानी है आपको। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली एटीसी कैंडिडेट के लिए है, लेकिन एक्चुअली ये सभी के लिए है। कोई भी अगर एआई के अंदर डीवी में जाता है तो वो सबके लिए वैलिड है। ये डॉक्यूमेंट तो सबको नेसेसरी है। ऐसे एटीसी के लिए कुछ स्पेसिफिक है जो बता दूंगा मैं। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके रहेंगे। देखो, सर्टिफिकेट किसी की होते भी हैं और किसी के नहीं भी होते हैं, लेकिन अगर जिसके हैं उसको लेके जाने हैं। बाकी मार्कशीट तो आपको लेके जानी ही जानी है। और 12th जो है उसकी भी आपको मार्कशीट लेके जानी है और सर्टिफिकेट लेके जाना है, दोनों आपको लेके जाने हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ उस पर एकदम प्रॉपर हो। प्रॉपर होने का मतलब ये है कि आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जहाँ जहाँ भी हो आपका डेट ऑफ बर्थ सेम ही होना चाहिए। फिर 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट हो जाएगा। 12th की मार्कशीट जो भी आपकी होगी वो आपको लेके जानी है। ओरिजिनल आपको लेके जाना है, तो फोटोकॉपी के साथ में। फिर ग्रेजुएशन आपने जिसमें भी करी है, चाहे वो बीएससी हो, बीटेक हो, जो भी आपकी ग्रेजुएशन रही है, वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। मतलब उसका सर्टिफिकेट आपका आ गया हो। किसी ने अगर एग्ज़ाम दिया है, उसका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, तो एक बार तो वो प्रोविजनल लेके जाए। बाकी एआई के हाथ में हो कि वो आपको मतलब आगे प्रोसीड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड क्लियर है कि उनको सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी एक बार तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो प्रोविजनल वगैरह वो लेके जाओ। प्रोविजनल भी नहीं है तो कोई फिर मतलब नहीं है, वो सब फिर डिपेंड करता है। सारी जो पावर है वो अथॉरिटी के हाथ में। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन के अलावा आपकी पीजी, क्योंकि देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है मोस्टली, लेकिन अगर आपके पास पीजी सर्टिफिकेट है, लाइक आपने एमएससी भी कर रखी है बीएससी के साथ में, तो आप वो सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। ठीक है, वो भी आपका लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। हाँ, रिक्वायर्ड जो है वो ग्रेजुएशन है, लेकिन अगर आप पीजी कर रखी है तो आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और नहीं भी लेके जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन की है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कोई बीटेक स्टूडेंट है तो उसको ये ध्यान रखना है कि अगर वो एटीसी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसके पास में एटलीस्ट जो मार्कशीट है, मतलब जो भी आपके अलग अलग सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, एटलीस्ट एक मार्कशीट के अंदर आपका मैथ्स और फिजिक्स कंसीडर यानी कि मेंशन होना चाहिए। मैथ्स भी मेंशन होना चाहिए, फिजिक्स भी मेंशन होना चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मार्कशीट में एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स दोनों मेंशन होना चाहिए। किसी एक मार्कशीट में मैथ्स है और किसी एक में फिजिक्स है, वो भी चलेगा। और किसी के अगर डायरेक्टली मैथ्स और फिजिक्स मेंशन नहीं है, कुछ घुमा फिरा के नाम से मेंशन है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि उसको वहाँ से बनवाना है जहाँ से उसने अपना कॉलेज किया है, कि मेरी जो डिग्री है या मेरी जो मार्कशीट है उसके अंदर मैथ्स और फिजिक्स मैंने इस सेमेस्टर में इस नेम से पढ़ा है। मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा वो उसको ये मान के कि ये मैथ्स का सब्जेक्ट था और ये फिजिक्स का सब्जेक्ट था, ऐसे करके उसको मेंशन करना होगा। और ये जो अंडरटेकिंग है ये आपको कॉलेज से लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कॉलेज जाना पड़ेगा और ये अंडरटेकिंग आपको लेनी पड़ेगी कि मेरे इस सेमेस्टर में या इस ईयर के अंदर मैंने ये सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स पढ़ी है और पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट के अंदर मैंने फिजिक्स पढ़ा है। याद रहे, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना दिक्कत आएगी आपको, वो वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, अगर कोई चांस है तो आपको वो कुछ टाइम दे सकते हैं, 7 से 15 दिन का, कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर आप ये सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग लेके आइए कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपने मैथ्स है और इस सब्जेक्ट में आपने फिजिक्स पढ़ा है। नेक्स्ट है आपका ईयर या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि आपको सारी की सारी मार्कशीट लेके जानी है। देखिए, आपकी जितने भी सेमेस्टर आपके हुए हैं, जैसे बीएससी में 3 साल होते हैं या 6 सेमेस्टर हो सकते हैं, इसी तरह बीटेक के अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। अब क्या होता है, किसी के बैक वगैरह होती है, यानी कि कोई पर्टिकुलर में फेल होता है, तो उसके पास क्या मार्कशीट थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि मेरे खुद के पास में 13 मार्कशीट थी, 13 मार्कशीट थी। तो जितनी भी मार्कशीट आपकी है वो सारी आपको लेके जानी है। अगर किसी पर्टिकुलर मार्कशीट में आपके बैक थी, आप उसमें फेल हो गए थे, तो वो भी आपको लेके जानी है। और उसके बाद जो पास वाली मार्कशीट थी जिसमें आप पास हो गए थे, वो भी आपको लेके जानी है। यानी कि जो जो भी मार्कशीट आपके पास में है वो सारी आपको लेके जानी है। फिर चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, फिर चाहे वो पीजी की हो।
ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो वो सारी की सारी आपको लेके जानी है। इसमें फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट, बहुत सारों की मार्कशीट क्या होती है, इस तरह की होती है कि उसमें फुल टाइम या रेगुलर मेंशन नहीं होता है। अगर ये आपकी मार्कशीट पे या डिग्री पे कहीं भी मेंशन है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइम भी मेंशन ये लिखा होना चाहिए ना, ये वर्ड में एग्जैक्ट मेंशन होना चाहिए। फुल टाइम भी मेंशन होना चाहिए और रेगुलर भी मेंशन होना चाहिए कि ये डिग्री रेगुलर है, प्राइवेट नहीं है या पार्ट टाइम नहीं है। ठीक है ना, तो फुल टाइम और रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। ये अगर आपके पास नहीं लिखा है, बहुतों की मार्कशीट में नहीं लिखा होता है, मेरे भी नहीं लिखा था, तो आप कॉलेज से एक अंडरटेकिंग लेके आ सकते हैं कि मैं इस नाम का स्टूडेंट कॉलेज से पढ़ा था इस साल में, इस साल से इस साल के अंदर, और मेरा ये रोल नंबर था, और जो मेरी डिग्री है वो एक्चुअली फुल टाइम और रेगुलर है, और ये वेरीफाइड है कॉलेज से, तो इसमें कोई इशू नहीं है, और कॉलेज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ये फुल टाइम और रेगुलर है। बस इतना सा लिखवा के आपको कॉलेज से एक अंडरटेकिंग लेके जानी है। बहुत ईजी है, कॉलेज आपको बना के दे देगा अगर आपकी डिग्री वाकई में फुल टाइम और रेगुलर है तो। मोस्ट ऑफ द डिग्री फुल टाइम और रेगुलर ही होती है, बस मेंशन उस पर कई बार नहीं होता है, तो बस आपको अंडरटेकिंग अलग से ले लेनी है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें बहुत जनों को डाउट होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या लफड़ा है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, SC ST या OBC में अगर आप आते हैं तो ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो SC के लिए और ST के लिए, कि मतलब तीनों के लिए बात कर लेता हूँ मैं, कि जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, लेकिन अगर स्टेट का आपके पास में है तो एक बार चल जाएगा। किसी मान लो SC या ST वाले के पास में स्टेट का फॉर्मेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट नहीं है, तो एक बार स्टेट का फॉर्मेट भी चल जाएगा। वो आपका स्टेट का जो फॉर्मेट है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आपको बोले कुछ टाइम दे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसके अंदर मुझे डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कीजिए, लेकिन ये बात सिर्फ मैं SC और ST के लिए कर रहा हूँ, OBC के लिए नहीं कर रहा हूँ। OBC के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है OBC NCL सर्टिफिकेट का, वही चाहिए, तो वही आपको इशू कराना है। अच्छा, इशू जो होगा वो स्टेट से ही होगा, जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है वहीं से आपको इशू कराना है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट बनवाने की कोशिश कीजिए, और टाइम नहीं बचा है तो एक बार जो आपके पास जो भी फॉर्मेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में है SC ST का, वो आप लेके जा सकते हैं। और SC और ST के अंदर कोई करंट ईयर का सर्टिफिकेट नहीं होता, सर्टिफिकेट एक ही होता है जो काफ़ी पुराना भी हो सकता है। लेकिन OBC में जो होता है वो पर्टिकुलर ईयर का सर्टिफिकेट होता है, तो OBC में सेम ईयर का सर्टिफिकेट नेसेसरी है, उस साल का जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है वही ज़रूरी है। पिछले साल का अगर आप देंगे या और प्रीवियस ईयर का आप देंगे तो वो आपको थोड़ा टाइम दे सकते हैं एक बार लेके उसको, कि आप नया बना के दे दीजिए, 7 से 15 दिन का आपको टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप अभी इसको बनवा दीजिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, SC ST का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में है वो आप एक बार लेके जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जो होता है वो आप बनवा लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। स्टेट का जो फॉर्मेट है वही आप ऑफिस में देना है, मतलब जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट बनता है, DM ऑफिस या जहाँ भी बनता है, वहाँ पर आपको पुराना सर्टिफिकेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में भर के उनको देना होगा, तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में नया सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। और OBC स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट सेम ईयर का होना चाहिए। फिर EWS फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, इसको लेके बहुत डाउट रहता है, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। सेम ईयर का चाहिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो वैलिड EWS फॉर्मेट नेसेसरी है उसी साल का सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। बहुत ही सिंपल सी बात, पिछला है कुछ भी है आपके पास में तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको टाइम दे सकते हैं बनाने के लिए। पुराना अगर आपके पास में है तो जो भी आपके पास है वो ज़रूर लेके जाइए, कुछ भी छोड़िए मत। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो पुराना है, आपने अगर नया बनवा लिया है लेकिन पुराना भी आपके पास में है, तो आप पुराना भी साथ में लेके जाइए। जैसे मेरे केस में मैं कास्ट सर्टिफिकेट नया और पुराना दोनों लेके गया था, और किस्मत की बात है कि नए वाले सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक था, तो उन्होंने मेरा पुराना वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया था। तो ऐसा लकीली हो जाता है कि आपके नए वाले सर्टिफिकेट में कुछ छोटा मोटा कुछ भी एरर हो गया हो तो पुराना सर्टिफिकेट आपका काम आ सकता है। तो इसलिए मैं सजेशन है कि आप दोनों सर्टिफिकेट जो भी आपके पास में है वो सब लेके जाइए, वहाँ जो चाहिए होगा वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, NOC आपको लेके जानी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये तभी आपको लेके जाना है जब आप प्रीवियसली किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थे या किसी PSU के अंदर थे, आप कोई प्राइवेट काम कर रहे थे, कोई छोटी प्राइवेट कंपनी है, तो उसके लिए आपको किसी NOC की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हैं तो आप उस प्राइवेट कंपनी से भी बोल सकते हैं कि मुझे कोई NOC दे दो, वो आपका लुकआउट है, बाकी प्राइवेट में कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। और ध्यान रहे, NOC ज़रूरी है। अगर आप नौकरी भले आपने छोड़ दिया हो या फिर
आप वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ भी है, एनओसी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपने पहले कहीं जॉब की है तो ये आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने वो जॉब छोड़ दी है या फिर मैं वो जॉब छोड़ने को तैयार हूँ। ठीक है, तो उसके लिए एनओसी बहुत नेसेसरी है। सेंट्रल, स्टेट या पीएसयू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो शो करना ही पड़ेगा, उसके बिना वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे। वो आपको टाइम दे सकते हैं, अगर आपके पास उस वक्त तक नहीं है एनओसी तो आपको टाइम दे सकते हैं कि 7 दिन 10 दिन के अंदर आप जमा करा दो। इतना टाइम आपको देंगे, वो डिपेंड करता है, उस टाइम ड्यूरेशन में आप जमा करा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें वोटर आईडी भी चलेगी, आधार भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी चलेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आधार कार्ड लेके जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है, सब कुछ इससे हो जाता है। तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। याद रहे, आधार कार्ड आपका होम टाउन का जो स्टेटमेंट है, मतलब कि आप लोकली कहाँ के हैं, आपका होम टाउन जो अंडरटेकिंग है वो क्या है, तो उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आधार भी हो सकता है, भले वो पासपोर्ट भी हो सकता है, जहाँ जहाँ एड्रेस मेंशन होता है। कोशिश कीजिए आप पेयर लेके जाइए, मतलब कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, खाली आधार मत लेके जाइए, खाली पासपोर्ट मत लेके जाइए। आप कोशिश कीजिए कि आप आधार और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो दोनों लेके जाइए, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस है तो दोनों लेके जाइए। मतलब कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेके जाइए। मान ले कि एक डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है तो दूसरा डॉक्यूमेंट उसको सपोर्ट कर देगा, उसमें सपोर्ट कर देगा, आपको हेल्प प्रोवाइड कर देगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। बाकी वो क्या करेंगे, शॉर्ट फॉल रेज करेंगे और फिर आपको कुछ टाइम देंगे कि इतने टाइम के अंदर आप वापस जमा कराओ। ठीक है, यही रहता है प्रोसेस, तो ये रहता है, एकदम से रिजेक्ट नहीं करते किसी को कि तुम घर जाओ तुम्हारा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मेडिकल डॉक्यूमेंट की अपन बात कर लेते हैं। तो जो भी स्टेट से आपको एक फॉर्मेट मिला होगा एआई का, वो पूरा फिलअप करके सीएमएचओ के साइन करके वो सब कुछ एनवलप सील करके ना, सील करना बहुत ज़रूरी है, सील करके फिर वो आपको वहाँ पे जमा कराना है, अगर यही प्रोसेस मेंटेन रहता है तो। उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है ना, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उन कैंडिडेट्स को एक मेल के अंदर एक फॉर्मेट आया होगा, उस फॉर्मेट पे आपको साइन कराना है। जो भी मतलब डॉक्टर है या जो भी उन्होंने मेंशन किया है कि इस पर्टिकुलर आदमी का हमको साइन चाहिए, तो वो साइन आपको सील के साथ में आपको साइन करके वो फॉर्मेट जो भी बन के आएगा वो आपको लेके जाना है। वो भी नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कैटेगरी में हैं तो वो आपका एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के पास में उनका खुद का भी कोई सर्टिफिकेट है जो उनके पास पुराना है, पहले से पड़ा है, चला आ रहा है, तो वो वाला भी लेके जाओ प्लीज़। दोनों आप, मतलब मैंने आपको बार बार बोला है कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, है ना, जो उनको चाहिए होगा वो आप ले लेंगे। आप लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स मत लेके जाओ कि मैं इतना इतने लेके जाऊँगा, फिर वो कुछ मांगेंगे तो आप परेशान होंगे, तो ऐसा परेशान नहीं होना है। एक ही बार में आप सारे डॉक्यूमेंट देख लो। नेक्स्ट है फोर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो फोटोज़ लिटरली काम नहीं आएंगे पर लेके जाने, है ना, काम आए नहीं आए वो बात का इशू है। एक बार तो आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है, काम आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। उसके बाद में 3 अटेस्टेशन फॉर्म जो है एनेक्स 3 में प्रोवाइड किए जाते हैं मेल के अंदर। तो ये अगर आपको मेल में दिए गए हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म है, तो अगर आपसे मांगे गए हैं, ठीक है, डीवी के टाइम पे, तो वो आपको डीवी के टाइम पे लेके जाने हैं। अगर आपने पहले ही उनको मेल कर दिया है, ठीक है, तो नो इश्यू, आपने उनको भेज दिया है डाक वगैरह से तो नो इश्यू। पर पर अगर साथ में मंगाए गए हैं तो आपको लेके जाना है, अटेस्टेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फिर ये कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो इतने नेसेसरी नहीं है, बट आप ले जाइए तो काम आएंगे आपके, जैसे ओरिजिनल या प्रिंट आउट ऑफ ई टिकट्स। आपने अगर आप अगर जा रहे हैं डीवी के लिए, तो जो भी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है ना, आपने कितना, जैसे आप थर्ड एसी से गए हैं, सेकंड एसी से गए हैं, अप टू सेकंड एसी तक पेएबल होता है। तो थर्ड एसी से अगर आप जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो वहाँ जाने का और वहाँ से वापस आने का जो भी आपका टिकट का प्राइस होगा, ये आपको रिम्बर्स करेंगे वापस। तो वहाँ पे आपसे मांगेंगे कि आपके पास अगर टिकट्स है तो आप उनको दे दीजिए। तो वो टिकट्स का प्रिंट आउट पहले से लेके जाइएगा, वहाँ पर वो प्रिंट आउट आप उनको दे दीजिएगा, और टीए का एक छोटा सा फॉर्म होगा वो आपसे भरवा देंगे, एक अंडरटेकिंग टाइप होगा, वो अंडरटेकिंग भर के दे दीजिएगा। तो जो आपका टीए हो लगा है, जो भी आपका ट्रैवल अलाउंस लगा है, 1-2 हज़ार रुपये, 4 हज़ार, जो भी लगा है आपका, वो आपको रिम्बर्स हो जाएगा, है ना। बहुत जनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उनके लिए डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक बार सबको ज्वाइनिंग की पड़ी है ना, पैसों का किसी को इतना लुकआउट नहीं है। तो वो जिसको होगा वो लेके जाएगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं लेके जाएगा। फिर एक कैंसिल चेक इसी के लिए लेके जाना है ना, कैंसिल चेक भी आप लेके जाइएगा। जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो टीए के लिए ही आपको लेके जाना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एफिडेविट। देखो, अगर किसी भी केस में ऐसा होता है कि आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो
अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग शो हो रही है, मिसमैच हो रही है। तो इन डेट केस आपको एफिडेविट लेके जाना है। एक एफिडेविट आप ले जाइए, है ना। एफिडेविट एक प्रमाणीकरण है, आपको वकील से उसको नोटरी करा के एक स्टाम्प पे, 100 रुपये के स्टाम्प पे आपको एक एफिडेविट लेके जाना होगा, जिसमें मेंशन होगा कि मेरा जो नाम मेंशन है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, लाइक 10th की मार्कशीट में कुछ और नाम है, आधार में कुछ और नाम है, तो आपको वो एफिडेविट में शो करना होगा कि ये दोनों जो व्यक्ति है, इस नाम का और इस नाम का, वो एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। वैसे ही आपके मदर का नाम भी अगर चेंज होता है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, तो भी आपको एफिडेविट लेके जाना है। फादर का नाम अगर आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग आ रहा है, तो भी आपको एफिडेविट लेके जाना है। और कई डेट ऑफ बर्थ भी मिसमैच हो रही है, लाइक मोस्टली लोगों के टेंथ की जो मार्कशीट है, और आधार जो है, इन दोनों के अंदर क्या होता है कि कई बार लोगों के डेट मिसमैच होती है। ठीक है ना, बर्थ डेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन डेट केस भी आपको एफिडेविट लेके जाना है ना। बाद में आपको करेक्ट कराना है वो तो है ही है, अभी आप करेक्ट करा सकते हो, आपके पास टाइम है तो अभी करेक्ट करा दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट में सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, है ना। 10th के अकॉर्डिंग सब में आपको चेंज कराना पड़ेगा। और नहीं तो एक बार आप एफिडेविट लेके चले जाइएगा, ताकि आपका काम नहीं रुके, क्योंकि अल्टीमेटली वो मांगेंगे आपसे एफिडेविट ही, है ना। करेक्टेड डॉक्यूमेंट वो आपसे उस टाइम नहीं मांगेंगे, डीवी के टाइम पे उनके लिए एफिडेविट चलेगा, लेकिन जब ज्वाइनिंग होगी तब वो हो सकता है करेक्टेड डॉक्यूमेंट मांगे। हालांकि ज्वाइनिंग के टाइम पे भी एफिडेविट से काम हो जाता है। ठीक है, मैंने एफिडेविट से ही काम चलाया है बहुत, एक दो केस के अंदर। इसके अलावा कोई भी आपके अदर डॉक्यूमेंट जो आप सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मुझे उनको शो करना पड़ सकता है डीवी के अंदर, इसके बिना मेरे को दिक्कत आ सकती है, तो वो भी आप लेके जाइए। वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास में एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है कि मुझे डीवी के टाइम पे शो कर देना चाहिए, तो आप बिल्कुल लेके जाइए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि कोशिश कीजिए कि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आप जो आपके पास में है, आपकी डिग्री से रिलेटेड, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपके पहचान से रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाने की कोशिश कीजिए। डीवी मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो जितने हो सके मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए। तो ये बस चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी फिर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर कुछ बाकी रह गया होगा, बाय द वे कुछ बाकी रह जाता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। फिलहाल तो जो मेरी जानकारी है उसके अंदर यही डॉक्यूमेंट है जो मैं लेके गया था और ड्यूरिंग डीवी। और डीवी से रिलेटेड अगर आपको मेरे वीडियो देखना है तो वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसके अलावा हो सके तो वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।